A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। कैसे बच्चों? बढ़िया। और कैसी रही जन्माष्टमी? एंजॉय की? बहुत। सर बहुत एंजॉय किया हमने। अच्छा, तो फ्राइडे को हमने पढ़ा था लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कल मैंने आपको यूटी सेकंड के रिगार्डिंग जो भी बच्चे को प्रॉब्लम थी वो हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ते हैं जर्नल चैप्टर में, आगे बढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। फर्स्ट इज अक्रूड इनकम, और इसी को हम बोलते हैं इनकम अर्न्ड बट नॉट यट रिसीव्ड। अरे तुम तो 4 दिन बाद पढ़ रहे हो। यस और नो? 4 दिन का गैप हो गया? यस सर। कुछ ज्यादा ही गैप हो गया। अच्छा, होमवर्क कंप्लीट कर लिया? अगर किसी बच्चे ने बोल दिया ना सर पेंडिंग है, अभी तक जर्नल के नोट्स पेंडिंग है, तो कल मैं उस बच्चे से स्पेशली मिलूंगा। सर अक्रूड इनकम या इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, ये क्या होती है? बेटा मान लो कि हमने यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने किसी कस्टमर को या क्लाइंट को कमीशन सर्विसेज प्रोवाइड की, तो कमीशन इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कम्स टू रुपीज, मान लो 25,000। 25,000 रुपए की कमीशन इनकम होती है इस फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ 25,000 कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कैश में हमें रिसीव हुआ केवल 20,000 रुपीज, तो 5,000 की क्या है? अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। यस और नो? सब बच्चों को समझ में आया कि ड्यूरिंग द ईयर 2021 हमारी टोटल कमीशन होती है, इनकम होती है 25,000 रुपीज, जिसमें से केवल ड्यूरिंग द ईयर हमें 20,000 कैश में रिसीव हुआ है, तो 5,000 हमारी कमीशन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी इसको हम बोलते हैं अक्रूड कमीशन। कमीशन अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। मुझे बताओ, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विसेज दे दी तो क्या उसको राइट नहीं है ये 5,000 रिसीव करने का? है या नहीं? सर है ना? हाँ सर, राइट है। और अब बात यह है कि 31 मार्च 2021 को जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ईयर एंड में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो जो 20,000 आपने कमीशन इनकम रिसीव कर ली उसकी तो आपने बुक्स में एंट्री पास कर दी होगी, आपने एंट्री पास कर ली होगी, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 20,000। ये एंट्री तो आप ड्यूरिंग द ईयर पास कर चुके हो। बोलो यस और नो? यस। ये डेट यहां से हटा देता हूं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये एंट्री तो आप पास कर चुके हो, लेकिन बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी इनकम आपने ड्यूरिंग द ईयर अर्न की है, जो भी इनकम ड्यूरिंग द ईयर अर्न की है, चाहे वो कैश में रिसीव हो चाहे रिसीव नहीं हो, दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने तो केवल 20,000 रिकॉग्नाइज किए, इट मींस यू आर नॉट फॉलोइंग मैचिंग कॉन्सेप्ट टिल डेट। अभी तक तो आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया। तो बेटा ईयर एंड में मैचिंग कॉन्सेप्ट की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, यानी इन ऑर्डर टू शो अर करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो 5,000 की कमीशन इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड है,
उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉग्नाइज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। तो एक एंट्री हम पास करेंगे, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट होगा एंट्री का 5000 रुपये। आप लोगों ने खुद ने कहा था कि सर हमें राइट है कमीशन इनकम रिसीव करने का, इस साल नहीं मिली तो नेक्स्ट ईयर में लेंगे, राइट है तो हमारी असेट है ना। अगर 5000 किसी पर्सन से रिसीव करने का राइट है इन द नेम ऑफ कमीशन इनकम, तो वो पर्सन से हमें 5000 रुपीज ड्यू हैं। तो अब हम उसको डेटा तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमने उसको गुड सेल नहीं की थी, हमने उसको कमीशन सर्विसेज दी थी। तो इसलिए हम बैलेंस शीट में इसको लिखेंगे असेट साइड में अक्रूड कमीशन के नाम से। ये कौन सा अकाउंट है बोलो? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद करो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ाया था मैंने कि अगर किसी एक्सपेंस या इनकम के प्रीफिक्स में या सफिक्स में प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड या रिसीव्ड इन एडवांस लिख दिया जाए तो वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से कन्वर्ट होके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो अक्रूड कमीशन, क्योंकि हमारा राइट टू रिसीव इनकम है 5000, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। और देखो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पे 20,000 से क्रेडिट हुआ, यहाँ पर 5,000 से क्रेडिट हुआ, टोटल इनकम कितनी हो गई? 25,000 रुपए। मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया, इसको ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। बेटा बुक में नहीं है ये, मैं पहले बता रहा हूँ, बुक में समझाया हुआ नहीं है। और जब हम आगे एक चैप्टर करेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, तब ये एडजस्टमेंट्स आने वाली हैं। सर इसके नोट्स आपने दिए नहीं, अरे मिल जाएंगे आज मिल जाएंगे। कल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया मैं, इसलिए नहीं दे पाया आप लोगों को। आज मिल जाएंगे, 1.5 पेज के नोट्स होंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा आज पक्का, ठीक है ना? कोई नाराजगी मत रखना, पक्का दे दूंगा आज। ओके सर। पॉइंट नंबर 2, अब हम पढ़ेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इसी को हम बोलते हैं अर्न्ड इनकम। सर कुछ जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। हाँ बेटा पढ़ाया हुआ है, अर्न्ड इनकम। अब अर्न्ड इनकम क्या होती है? मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट बेसिस पे दे रखी है, ये प्रॉपर्टी थी ऑर्गेनाइजेशन की, और इस प्रॉपर्टी को ऑर्गेनाइजेशन ने रामू को रेंट बेसिस पे दे रखा है। ये है मिस्टर रामू। सर कितने पे दी? मान लो 4000 पर मंथ पे दी, तो मुझे बताओ 4000 पर मंथ पे दी तो 2021 में हमारी रेंटल इनकम कितनी होगी? सर 4000 इंटू 12 यानी 48,000 रुपीज की हमें रेंटल इनकम होगी। यस और नो? यस सर। लेकिन रामू पैसे की कोई कमी नहीं है भाई साहब के पास, कहता है 48,000 क्या 48,000 राउंड फिगर में पैसा लो। 50,000 का चेक बना के बंदे ने दे दिया हमें, बंदे ने 50,000 का चेक बना के दे दिया। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक से हमें इंफॉर्मेशन मिली जैसे ही हमने पासबुक अपडेट कराई कि भाई ये चेक क्या हो गया? क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मतलब कि पैसा हमारे पास आ गया। हमने जिस डेट पे चेक मिला उसी डेट पे बैंक में जमा कराया, एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट।
50,000 रुपीज। बोलो ये एंट्री पास करेंगे? बैंकिंग ट्रांजेक्शन सिखाई थी आप लोगों को। यस सर। सर आपने रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्यों क्रेडिट किया? आपको तो लिखना चाहिए था रामू अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि रामू इज द गिवर। अरे बेटा इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, रामू हमारा कोई डेटा थोड़ी नहीं था जो उससे पेमेंट मिला हमें। रामू को तो हमने प्रॉपर्टी दे रखी थी रेंट बेसिस पे, तो रेंटल इनकम बुक करेंगे। लेकिन सर मैचिंग कॉन्सेप्ट तो कहता है कि जो करंट ईयर की इनकम है वही रिकॉग्नाइज करो। आपने तो 50,000 रिकॉग्नाइज कर लिए, ये तो गलत है। 48,000 ही रिकॉग्नाइज होने चाहिए। हाँ 50,000 रिकॉग्नाइज कर लिए, ये गलत है। 48,000 ही रिकॉग्नाइज होनी चाहिए इस ईयर में। यानी 2,000 की रेंटल इनकम हमने क्या की? रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस, या मैं बोल सकता हूं अर्नड रेंट। वो रेंट जो अभी तक हमने अर्न नहीं किया, क्योंकि इस 2,000 के रेंट से रिलेटेड जो पीरियड है उस पीरियड की अभी हमने रामू को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। वो कब देंगे? नेक्स्ट ईयर में, जब वो उस प्रॉपर्टी को रेंटल बेसिस पे यूज करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो बेटा 4,000 पर मंथ एक महीने का रेंट है, तो 2,000 कितने महीने का होगा? हाफ मंथ का ना, 15 डेज का रेंट होगा। तो 2021 यानी हमारा ईयर तो क्लोज हो गया 31 मार्च 21 को ही, यानी अप्रैल में जैसे ही 15 डेज ये इस प्रॉपर्टी को यूज करेगा, ये 2,000 एडजस्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी चीजें हैं, सिंपल सी बात है। एक साल का रेंट होता है 48,000 रुपए, हमने 50,000 रुपए रिसीव कर लिए, तो क्या जो 2,000 रुपए 2,000 रुपीज हमने ज्यादा रिसीव किए हैं, क्या वो करंट ईयर की इनकम है? नो सर। नो सर। सर वो नेक्स्ट ईयर की यानी 2021-22 की इनकम है, वो उस साल काम आएगी। तो बेटा इस 50,000 में से 2,000 हमें कम करने हैं, तो मुझे बताओ रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा ना हमें? यस सर। एंट्री पास करेंगे ईयर एंड में, यानी 31 मार्च 2021 को एंट्री पास करेंगे रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकम अकाउंट को अगर रिड्यूस करना है तो उसको डेबिट ही करना पड़ेगा। रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज। और सर ये जो 2,000 हमने एडवांस पे रिसीव कर लिए, ये हमारी लाइबिलिटी है ना? पैसा तो रिसीव कर लिया, सर्विसेज देनी बाकी है। यस। लाइबिलिटी हुई या नहीं हुई? यस और नो? जो तुम्हें फील हो रहा है ना वो आंसर देना। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? लाइबिलिटी है, पैसा ले लिया। जैसे मान लो कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है, फीस ले ली, तो लाइबिलिटी है कि बच्चे को ट्यूशन सर्विसेज दे। कोई डॉक्टर है, पेशेंट से फीस ले ली, तो लाइबिलिटी है अब उस पेशेंट को सर्विसेज दे जितने टाइम की फीस चार्ज की है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्लाइंट से फीस ले ली, तो लाइबिलिटी है कि अब उसको सर्विसेज भी दे फ्यूचर में जिस चीज की उसने फीस चार्ज की है। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes. तो लाइबिलिटी है तो आप लिखोगे टू अर्न रेंट अकाउंट 2,000 रुपीज। सर कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, या फिर लिख सकते हो और टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 2,000। सर इसको फाइनल अकाउंट्स पे कैसे दिखाएंगे? फाइनल अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो ईयर एंड में बनाए जाते हैं। बेटा अर्नड रेंट तो आपने ही बोला लाइबिलिटी है, तो ये जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे 2,000 रुपीज। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे और लिखा है, 4,000 नहीं लिखना, केवल 2,000 ही लिखना है। या तो आप ओपन करोगे अर्नड रेंट अकाउंट, या फिर आप ओपन करोगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये लाइबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो होगा ईयर एंड में। और रेंट रिसीव्ड अकाउंट हमने बनाया था, पहले आपने 50,000 से क्रेडिट किया था, फिर आपने 2,000 से डेबिट कर दिया। ये देखो क्रेडिट किया था, ये देखो डेबिट किया। मुझे बताओ रेंट रिसीव्ड अकाउंट में बैलेंस कितना रह गया? 48,000 ना?
Yes, sir. 48 50,000 के अपोजिट 2,000 लिख दिया तो बैलेंस कितना रहा? 48,000 ना। 48,000 की इनकम ही तो दिखानी थी। दिख रही है इनकम 48,000 की। ईयर एंड में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो दो चीजें थी जो बुक में गिवन नहीं है आपके, इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा आज, 100% श्योर, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर थोड़े भी डाउट्स हों तो आज का वीडियो जब अपलोड होगा तो उसको आप अपने आईडी के ऊपर भी देख सकते हो, और देख ही लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सर स्कूल के यूट्यूब चैनल पे भी तो अपलोड हो जाती है। हाँ बेटा, सेम डे अपलोड हो जाती है, आप वहां भी देख सकते हो, वहां भी देख सकते हो। ठीक है ना? बोलो, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सर इलिस्ट्रेशंस कराओ। बेटा अब सारी एडजस्टमेंट जितनी भी है ना एक साथ कर लो, फिर बैक टू बैक इलिस्ट्रेशंस करेंगे। ठीक है ना? ये सही रहेगा? या क्वेश्चन Yes, करा sir. दूं मैं? 2-4 क्वेश्चन करा दूं पहले? सर No, सारे sir. कंसेप्ट करा दीजिए पहले। हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। एक्सपेंडिचर on the installation of machinery, और वो कह रहा है on the erection of building। बेटा इस कॉन्सेप्ट में सिंपल सी बात है, जो हमने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पढ़ी थी ना सेकंड चैप्टर में, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर पढ़ी थी। Yes, sir. So tangible fixed assets, those assets which can be touched, seen and felt and are acquired by the business organization not for the purpose of resale but for the purpose of using them in the business organization are known as tangible fixed assets, are known as tangible fixed assets। तो ध्यान रखना, जो ये मशीनरी है या जो ये बिल्डिंग है, ये तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स ही है, नो डाउट। इनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी या बिल्डिंग रीसेल पर्पस से परचेज नहीं करता, उनको बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज करता है। तो ध्यान रखो, कोई मशीनरी हमने परचेज की, पहले कॉन्सेप्ट्स का मैं तुम्हें ओवरव्यू देता हूं। मान लो हम रिसाइड कर रहे हैं जयपुर के अंदर, हमने दिल्ली के एक ट्रेडर से 5 लाख रुपीस की मशीनरी परचेज की। मशीनरी आ रही है दिल्ली से जयपुर, 5 लाख रुपए तो सेलर को पे किए। सेलर बैठा है दिल्ली के अंदर, उसको 5 लाख रुपए पे किए। दिल्ली से जयपुर तक लाने के फ्रेट चार्जेस भी तो लगेंगे। मशीनरी कोई उड़ के थोड़ी ना आ जाएगी। सर बाय प्लेन भी Yes, तो आ sir. सकती है मशीनरी। हाँ मंगवाओ ना, बाय प्लेन मंगवाओ, क्या दिक्कत है? ज्यादा चार्जेस लगेंगे और थोड़ी ना। सर बाय रेलवे, रेलवे से भी आ सकती है, थोड़े कम चार्जेस लगेंगे, थोड़े कम चार्जेस लगेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग मंगवाए। चलो सर ठीक है। सर बाय रेलवेज मंगवाई हमने, सर बाय ट्रक भी आ सकती है क्या? हाँ, मशीनरी के वहां पर क्या कर लेंगे, अनइंस्टॉल कर लेंगे और फिर जयपुर में लाके उसको फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। तो बाय रोड भी आ सकती है। सर बाय रोड आ रही है, ठीक है, बाय रोड आ रही है, 10,000 हमारे लग गए फ्रेट चार्जेस। क्या लग गए? फ्रेट चार्जेस। जयपुर आने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इस मशीनरी को इंस्टॉल करना था, उस जगह तक ट्रक ले आया। 10,000 रुपीज हमने ट्रक ड्राइवर को पे किए, ट्रांसपोर्ट कंपनी को पे किए। अब हमारे बिजनेस के इस प्लेस पे इस मशीनरी को हम करेंगे इंस्टॉल। सर मतलब? अरे बेटा जनरेटर सेट देखें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जनरेटर सेट लगे होते हैं कि लाइट चली जाए तो उस जनरेटर को यूज करके वो पावर बैकअप ले लेंगे।
देखे होंगे आप लोगों ने। यस तो वो जनरेटर सेट आता है और आप बस अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रख देते हो और उसको आप प्लग इन किया और स्टार्ट कर दिया, ऐसे होता है क्या? या उसका No, sir. प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बनता है और जो पार्ट्स होते हैं वो जमीन में कसे जाते हैं ताकि जैसे ही जनरेटर ऑन हो वो वाइब्रेट ना हो मशीन। यस और नो? यस सर तो इंस्टॉलेशन के भी तो पैसे लगेंगे। इस मशीनरी को जयपुर हमारे बिजनेस प्लेस पे लाने के बाद इस जगह पर इंस्टॉल करने के लिए हमने 20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, और इंस्टॉलेशन चार्जेस तो दिए ही दिए, इसके अलावा 5,000 वेजेस भी पे की लेबर्स को। ये थे इंस्टॉलेशन चार्जेस और ये थी लेबर चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस तो जो कंपनी इंस्टॉल करती है उसको, और कुछ एक्स्ट्रा हमें लेबर बुलानी पड़ी, लेबर लेगी 5,000 रुपए। मुझे बताओ इस मशीनरी के वर्किंग कंडीशन में आने के लिए टोटल हमने कितना खर्चा किया? सर 5 लाख रुपए तो दिए सेलर को, 10,000 हमने फ्रेट चार्जेस दिए, 20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए और 5,000 रुपीज वेजेस पे किए। मशीनरी हमें वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा? 5,35,000। सर आप करा क्या रहे हो? आप ये सोचोगे कि मशीनरी अकाउंट हमें डेबिट करना चाहिए केवल 5 लाख रुपए से, क्योंकि मशीनरी हमें केवल 5 लाख की पड़ी है। लेकिन ध्यान रखना, जब कोई फिक्स असेट परचेज की जाती है तो उस फिक्स असेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक के खर्चे, मैंने क्या कहा? रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, यानी वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ये जो 10,000 के आपने फ्रेट एक्सपेंसेस किए, ये जो 20,000 आपने इंस्टॉलेशन के पे किए, ये जो 5,000 आपने लेबर पे की, ये फ्रेट चार्जेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस या वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होंगे। ये किस में डेबिट होंगे? मशीनरी अकाउंट में। मैं हम एंट्री करेंगे यहां पर, हम मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,35,000 टू कैश अकाउंट, और अगर पेमेंट आपने चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट। बोलो समझ में आ गया? Yes. सर एक बात बताओ। हाँ बेटा बोलो। सर अगर ये 5 लाख रुपए जो हम सेलर को दे रहे हैं, अगर ये 5 लाख रुपए हमने बैंक से लोन लिया होता तो? ये 5 लाख रुपए का अगर हमने बैंक लोन लेके मशीनरी परचेज की होती तब क्या होता? मुझे बताओ इस लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बोलो कितना लूं? 5%. 5% लो सर। चलो ठीक है, 5% पर एनम होगा। 5% पर एनम भी तो लिखूंगा, टाइम पीरियड भी तो देखूंगा। अच्छा Yes. ठीक है, ये लोन हमने ले लिया। अभी हमने बताया था 5 लाख में मशीनरी हमने खरीदी थी और 35,000 रुपीज वो हमारे चार्जेस लगे थे। टोटल हमारी मशीनरी पड़ी थी 5,35,000 रुपीज की। ये जो मशीनरी हमने परचेज की, ये रेडी टू यूज कंडीशन में किस डेट पर आई? अब उसकी बात करो। लोन हमने लिया था 1 अप्रैल 21 को, और मशीनरी रेडी टू यूज कंडीशन या पुट टू यूज, या तो बोल लो रेडी टू यूज, देखो वर्ड्स देख लो, रेडी टू यूज, या फिर हम बोल सकते हैं पुट टू यूज। आपको ऐसी वर्डिंग्स मिलेंगी कि मशीनरी रेडी टू यूज कंडीशन में आई या पुट टू यूज कंडीशन में आई। तो रेडी टू यूज या पुट टू यूज, ये मशीनरी इस कंडीशन में कब आई? 30 जून 21 को। लोन आपने लिया था 1 अप्रैल 21 को, मशीनरी रेडी टू यूज कंडीशन में आई 30 जून 21 को। तो ध्यान रखना ये जो 3 मंथ्स का पीरियड है, 3 महीने हो गए ना, ये जो 3 मंथ्स का पीरियड है, 5 लाख के बैंक लोन के ऊपर 5% पर एनम के अकॉर्डिंग 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होगा वो भी मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा। मैंने क्या कहा? मशीनरी रेडी टू यूज कंडीशन में आने तक के जितने भी खर्चे हुए हैं उनको आप कैपिटलाइज करोगे, यानी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दैट इज व्हाई विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। बोलो समझ में आ गया?
Yes. Yes, sir. तो सर अमाउंट कितना होगा इंटरेस्ट का? 5 लाख इंटू 5% फॉर 3 मंथ्स। अमाउंट कैलकुलेट कर लो सर। 10% होता है 50,000, 5% हो गया 25,000। 25,000 तो फुल ईयर का है, हाफ ईयर का 12,500 हाफ ईयर का हो गया। हमें तो 3 मंथ्स का चाहिए, तो हो गया 6,250 रुपीज। ये भी ऐड कर लो 6250। अब आपकी मशीनरी की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5,41,250। इससे एंट्री पास करोगे, इससे एंट्री पास करोगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट 5,41,250 रुपीज। बोलो क्लियर है? Yes, sir. सर बिल्डिंग के बारे में भी तो बता रखा है, ऊपर टॉपिक में लिखा हुआ था बिल्डिंग कॉन्सेप्ट की हेडिंग आपने दी थी, ऑन एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। बेटा आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, फ्लैट्स बना रहे हो भाई आप, तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए। Yes, sir. मटेरियल में क्या चाहिए सर? ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, हमें बजरी चाहिए, उसके अलावा लेबर चार्जेस लगेंगे, क्योंकि बिल्डिंग ऐसे तो ऑटोमेटिक बन नहीं जाएगी कि छड़ी घुमाई और बिल्डिंग तैयार, ऐसा तो होगा नहीं। उसके बाद बिल्डिंग का फ्लोर बनेगा, बिल्डिंग में फ्लैट्स के अंदर फ्लोर बनेगा, किसी फ्लैट के अंदर टाइल्स लग रही है, किसी फ्लैट में मार्बल लग रहा है। उसके बाद फर्निशिंग पे पैसा लगेगा, है, खिड़की दरवाजे बनेंगे। फिर हो सकता है आप वेल फर्निश्ड फ्लैट्स बना रहे हो तो फर्नीचर भी बनेगा, एसी भी फिट होंगे, सीलिंग फैंस भी फिट होंगे। इन सब के ऊपर जो इन टोटल खर्चा आ रहा है दैट विल बी डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। मान लो आपने 1 करोड़ रुपीस की ब्रिक्स परचेज की, तो ये जो 1 करोड़ रुपीस की ब्रिक्स हैं ये बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट होंगी, ये ब्रिक्स अकाउंट में डेबिट नहीं होंगी। आपने 4 करोड़ रुपीस की सीमेंट परचेज की, तो ये सीमेंट अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होगा। तो जितने भी खर्चे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे आ रहे हैं, इरेक्शन पे आ रहे हैं, इरेक्शन बोल लो या कंस्ट्रक्शन बोल लो, वो पूरे के पूरे खर्चे बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होंगे। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. यानी बिल्डिंग के रेडी टू यूज कंडीशन में आने तक के जितने भी खर्चे होंगे, जिस डेट पे आप कह दोगे सर बिल्डिंग इज रेडी, अब आप क्लाइंट्स को पोजेशन दे सकते हो। पोजेशन यानी कब्जा देना, जिसने फ्लैट परचेज किया उस बिल्डिंग में उसको उस फ्लैट का कब्जा देना, ओनरशिप ट्रांसफर करना। जिस डेट पे आपने कह दिया कि बिल्डिंग सर रेडी है, रेडी टू शिफ्ट कंडीशन में आ गई, क्या आपने चाबी की हैंड ओवर की ओनर को, जिसने उसको फ्लैट को परचेज किया है उसको फ्लैट की हैंड ओवर की और वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट कर गया, उस कंडीशन में आने तक के जितने भी खर्चे होंगे दैट विल बी डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ध्यान रखना। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. हो गया बेटा, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, इजी सा था। कहने का मतलब क्या है, जब भी हम कोई टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं तो उस असेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक के सारे खर्चे, आपको कुछ ऐसे खर्चे लग सकते हैं कि आप कहोगे सर ये तो रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन मैं कहूंगा बेटा कि क्योंकि ये टेंजिबल फिक्स्ड असेट को परचेज करने पे खर्च किया गया ताकि वो रेडी टू यूज कंडीशन में आ सके या पुट टू यूज कंडीशन में आ सके, इसलिए उसको कैपिटलाइज करेंगे और उसको उस असेट अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्लियर? Yes. हाँ जी। अब हमारा क्या बचा, बोलो अब कौन से पेज पे चलें? पेज नंबर 9.37 पे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। 9.37 पे ही है ना नेक्स्ट? अब तुम लोग जवाब नहीं देते हो मेरे को। 9.32 पे हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 9.32 पे
अब 9.37 पे आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजैक्शंस बहुत इजी हैं, ये बहुत इजी है। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉइंग्स इन गुड्स। ड्रॉइंग्स इन गुड्स, कल इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वाइज कल की क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे जर्नल चैप्टर के। ड्रॉइंग्स इन गुड्स, बेटा ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कैश बॉक्स में से अमाउंट विड्रॉ कर ले जाता है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रॉपर्टी यूज कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। यस और नो, पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में। Yes. अभी तक आप पढ़ रहे थे ड्रॉइंग्स इन कैश या ड्रॉइंग्स बाय विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट, बस आपने यही पढ़ा था। अब ओनर हमारा ड्रॉइंग्स गुड्स में भी तो कर सकता है। मान लो आप एसी मैन्युफैक्चरर हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? एसी। अब एसी मैन्युफैक्चरर हो और जो ओनर है वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में से 5 एसी अपने घर में फिट करवा रहा है, तो मुझे बताओ एक एसी की वैल्यू है 40,000 रुपीज, 5 एसी ले गया तो 2 लाख रुपीज के गुड्स ले गया। Yes, sir. अब बेटा एसी असेट नहीं है, एसी में हम डील कर रहे हैं, तो एसी यानी एयर कंडीशनर्स आर गुड्स, वो हमारी गुड्स हैं। एसी अब असेट नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो 2 लाख रुपीज के गुड्स ले गया ऑर्गेनाइजेशन में से, तो मुझे बताओ एंट्री हम क्या पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट Drawing डेबिट। accounts. Debit. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज। और मान लो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम ट्रेडिंग करते हैं। हम मान लो दिल्ली से किसी कंपनी से परचेस करके लेके आते हैं और जयपुर में सेल करते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। ये मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, हम ट्रेडिंग कंपनी है। तो मुझे बताओ जब एसी परचेस किए होंगे तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा? Yes, sir. बेटा एसी में डील करते हैं, तो जब एसी परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट या एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट नहीं होगा। यस और नो, ये बातें तो समझा रखी हैं आप लोगों को पहले ही। Yes, sir. तो जब आपने 5 एसी अपने घर में फिट करा लिए ओनर ने, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज और 2 परचेज अकाउंट। बोलो अब क्या 2 लाख के एसी परचेज अकाउंट में है क्या? आंसर इज नो सर, वो तो विड्रॉ कर ले गया, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज आपकी 2 लाख रुपीज से रिड्यूस हो गई। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ओनर ड्रॉइंग्स करता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर एक चीज और बता दो। हाँ बेटा पूछो। अगर ड्रॉइंग्स के रूप में मान लो हम डील तो कर रहे हैं एसी में, और हमारे पास 4 लाख रुपए का फर्नीचर पड़ा हुआ है बुक्स के अंदर। मैंने कहा फर्नीचर पड़ा है 4 लाख का बुक्स में, तो फर्नीचर तो असेट है ना हमारी। Yes, sir. अब मुझे बताओ अगर 4 लाख में से 50,000 का फर्नीचर ओनर अपने घर पे ले जाए, एक दिन ओनर की वाइफ आई ऑर्गेनाइजेशन में और बोली अरे ये सोफा सेट तो बहुत सुंदर है, सेंटर टेबल भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, इसको तो अपने घर ले चलो, आप ऑफिस के लिए दूसरी ले आना। तो ओनर ने क्या कहा? ओनर ने कहा चलो ठीक है, जैसा तुम कहो, जैसा आपका आदेश। तो मुझे बताओ वो सोफा सेट और सेंटर टेबल ओनर अपने घर में शिफ्ट करवा देता है सेम डे। भाई बीवी का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा। तो एंट्री क्या पास होगी बुक्स के अंदर? इमीडिएटली अकाउंटेंट कहेगा सर आप बिजनेस का फर्नीचर अपने घर ले जा रहे हो, बिजनेस का फर्नीचर अपने घर ले जा रहे हो, एंट्री पास करनी पड़ेगी मुझे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज। अब क्या मैं परचेज अकाउंट क्रेडिट करूंगा? नो,
क्या मैं कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट करूंगा? नो। No. टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर डाउन हो गया हमारा 50,000 रुपीज से। आई होप समझ में आ गया होगा। Yes, sir. चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, 5 मिनट बचे हैं, यूज करो इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 9.38 के ऊपर, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अगर हमने यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ गुड्स एज अ चैरिटी डोनेट कर दिए गरीब बच्चों को, या गरीब बच्चों को डोनेट कर दिए, या किसी अनाथालय में दे दिए, या किसी वृद्धाश्रम में दे दिए, किसी भी फॉर्म में दे दिए, गुड्स उन्होंने कुछ डोनेट कर दिए, तो मुझे बताओ चैरिटी अकाउंट डेबिट करेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट, जितने गुड्स आपने चैरिटी में दिए चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा, और क्योंकि गुड्स दिए हैं तो परचेज आपकी रिड्यूस होंगी, तो टू परचेज अकाउंट। गुड्स कितने के दिए? 20,000 रुपीज के, तो 20,000 यहां डेबिट और यहां क्रेडिट। बोलो, सिंपल सा था सर। चैरिटी हमारा क्या है बेटा? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। एक बात ध्यान रखना, चाहे मैंने वो ड्राइंग्स वाली एंट्री कराई हो फर्स्ट पॉइंट में, चाहे मैं ये सेकंड चैरिटी वाली करा रहा हूं, ये जो अमाउंट मैं लिख रहा हूं ना, ये गुड्स का कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस नहीं है। अरे चैरिटी में सेल थोड़ी ना करोगे, सामने वाले को बेच थोड़ी ना रहे हो, गुड्स दे रहे हो। चैरिटी का मतलब क्या होता है? फ्री में देना, पैसा थोड़ी ना लोगे उससे, हैं? आप मान लो पापा मम्मी के साथ कार में जा रहे हो, आप मालवीय नगर से बैठे JLN रोड से जा रहे हो सिटी की तरफ जा रहे हो गोविंद देव जी के दर्शन करने, रास्ते में रेड लाइट पड़ी और एक भिखारी का बच्चा आया और आपसे बोला कि कुछ दे दो। आपने, आपके पास एक गुड डे बिस्किट का पैकेट था 10 रुपीज का, आपने उसको दे दिया, चैरिटी की ना? चैरिटी की आपने अपने लेवल पे, 10 रुपीज का गुड डे बिस्किट का पैकेट उसको दे दिया। अब क्या उससे कहोगे क्या कि भैया 10 रुपए तो दे, 10 रुपए का बिस्किट दिया है? फिर चैरिटी किस बात की? अगर पैसे ले रहे हो उससे, अगर पैसे लोगे तो चैरिटी किस बात की? तो चैरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। तो चैरिटी अकाउंट तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो 20,000 है ये कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स है, सेल प्राइस मत लिख देना। अगर मैंने क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया कि 20,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस के गुड्स 25,000 रुपीज में चैरिटी में दे दिए, तो क्या 25,000 से एंट्री करोगे या 20,000 से? 20,000 रुपीज से चैरिटी में दिए हैं, सेल थोड़ी ना किए हैं। ओनर ने 20,000 रुपए के गुड्स अपने घर में ले गया पर्सनल पर्पस के लिए, यूज करने के लिए। इन गुड्स की सेल प्राइस थी 25,000 रुपए, तो क्या ओनर खुद को सेल करेगा क्या? ले गया पर्सनल पर्पस के लिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट 20,000 होगा ना कि 25,000। सेल नहीं कर रहा है ओनर, पर्सनल पर्पस के लिए घर ले जा रहा है, तो खुद को सेल करके खुद के लिए प्रॉफिट जनरेट करेगा। कैसी बातें करते हो? आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। Yes, sir. 5 कॉन्सेप्ट्स आज आपको पढ़ाए। अक्रूड इनकम या इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। सेकंड, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी या इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा। फोर्थ कॉन्सेप्ट पढ़ा, ड्रॉइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स या इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। एंड फिफ्थ कॉन्सेप्ट पढ़ा, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं, कल इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स हम खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ओके बेटा, गुड बाय, Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।